नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीता है। मैं एक बहुत ही गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे माँ और पापा हमारे ज़मींदार के यहाँ काम करते हैं, जिससे हमारी गुज़र बसर होती है। मैं करीब 16 साल की थी जब मेरे माँ पापा ने मजबूरी में मेरी शादी गांव के ज़मींदार से करा दी। गांव का ज़मींदार करीब 60 साल का था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। दरअसल ज़मींदार के पास हमारा बहुत सारा कर्जा हो गया था, जिसे हमें चुका नहीं पा रहे थे, और अगर चुकाना भी चाहते तो भी नहीं चुका पाते, क्योंकि कर्ज था ही बहुत ज़्यादा। फिर ज़मींदार ने मेरे पापा के सामने कर्ज माफ़ करने के लिए एक शर्त रखी। ज़मींदार ने मेरे पापा से कहा कि अगर वह मेरी शादी ज़मींदार से करा देंगे तो ज़मींदार हमारा सारा कर्जा माफ़ कर देंगे। मेरे माँ पापा ने ना चाहते हुए भी मेरी शादी ज़मींदार से करा दी। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। जी कर रहा था कि मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ। कहाँ मैं 16 साल की बेहद खूबसूरत सी लड़की, और कहाँ वो 60 साल का बूढ़ा आदमी। जैसे हर लड़की की शादी को लेकर कुछ अरमान होते हैं, वैसे ही मेरे भी कुछ अरमान थे। पर अपने माँ बाबा की इज्जत के कारण मैंने उस जमींदार को अपना पति स्वीकार कर लिया और उस 60 साल के आदमी के साथ रहने लगी। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था और मुझ पर अपनी सारी जायदाद लुटाता था। वह 60 साल का हो चुका था, पर फिर भी उसके अंदर जुनून भरा पड़ा था। वह मुझे रोज़ बाहर घुमाने ले जाता, नई नई जगह पर। मेरे लिए वह खूबसूरत खूबसूरत तोहफ़ा खरीदता। अगर मैं सजती और संवरती तो मेरी तारीफ़ों के पुल बांधता। मुझे अपने पति का बर्ताव बहुत अच्छा लगता था। आखिर एक औरत को इसके अलावा चाहिए ही क्या? उसे नई नई जगह पर घुमाए और उसके लिए तोहफ़ा लाए। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और उनके भाई पर मुझे बस शक था, और कुछ नहीं। मैंने यह बात अपने पति को भी नहीं बताई थी। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी कोई गलतफहमी से भाई भाई का रिश्ता ख़राब ना हो जाए। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, तो मेरे पति काम से शहर गए हुए थे। इसीलिए मैंने अपने देवर के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिए और कहा कि अगले दिन आकर अपना रिपोर्ट ले जाना। मेरे देवर मुझसे मजाक में कहने लगे, क्या हुआ भाभी, घर में कोई नया मेहमान तो नहीं आने वाला? मैंने अपने देवर से कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। लेकिन अगले दिन जब मेरा देवर रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट देने से मना कर दिया और कहा कि रिपोर्ट मुझे ही देंगे। मुझे बहुत घबराहट होने लगी। आखिर उस रिपोर्ट में ऐसा क्या आया था कि डॉक्टर मुझे ही रिपोर्ट दे सकते हैं? मैं घबराहट के साथ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर की बातें सुनकर मैं चौंक गई। डॉक्टर का कहना था कि मुझे रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जा रहा है। वह जहर धीरे धीरे अपना काम कर रहा है और एक दिन ये जहर मेरी जान ले लेगा। मैंने डॉक्टर से कहा, पर यह जहर मुझे कौन दे सकता है? आखिर मुझे कौन मारना चाहता है? मेरे ससुराल में तो मेरे देवर और मेरे पति ही हैं, जो कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। ना तो मेरे पति मुझे कुछ करने की सोच सकते हैं और ना ही मेरे देवर। डॉक्टर ने कहा, अब यह तो मुझे नहीं पता कि ये जहर कौन तुम्हें दे रहा है, पर हाँ, ये जहर बहुत ख़तरनाक है। धीरे धीरे ये तुम्हारे शरीर को कमज़ोर बना रहा है। अब तुम जो भी खाना पीना बहुत सावधानी से रहना। मैंने ये बात अपने देवर को नहीं बताई। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया। कोई चिंता वाली बात नहीं है, बस थोड़ी कमज़ोरी आ गई है। डॉक्टर से दवाई दिया है, धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरे देवर बोले, पर डॉक्टर, ये बात मुझे भी तो बता सकते थे।
फिर उन्होंने आपको ही क्यों बुलाया? मैंने कहा, ये तो मुझे नहीं पता। पूरे रास्ते मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर कौन मुझे मारना चाहता है, मैं किस पर शक करूं? घर में हम 3 लोग ही हैं। अचानक मेरी शक की सुई हमारी काम वाली बाई पर गई। घर में वह भी तो है। हो सकता है वह मुझे मारना चाहती हो, पर क्यों, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। अब मैं बहुत चौकन्नी रहने लगी। काम वाली बाई पर मैं पूरी नज़र रखने लगी, पर मुझे ऐसा कोई सुराग नहीं मिला कि मैं काम वाली बाई पर शक कर सकूं। मेरे पति भी शहर से आ चुके थे। जब उनको पता चला कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो उनको मेरी बहुत फिक्र हुई। वह बाज़ार से मेरे लिए बहुत सारे ताकत वाले फल लेकर आए और बोले, मेरे सारे अपने मुझे छोड़कर चले गए, अब तुम ही हो मेरे पास, तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखा करो। ये फल लाया हूँ तुम्हारे लिए। ये सारे फल ताकत वाले हैं, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। अब मैं अपने कमरे से इधर उधर रहता हूँ काम से, इसीलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। मैं अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत खुश थी और मुझे यह यकीन हो गया कि मेरे पति मुझे कभी मारना नहीं चाहेंगे। तो अब घर में बचे सिर्फ मेरे देवर, लेकिन उन पर भी नज़र रखनी शुरू कर दी। मेरे देवर का कमरा ऊपर वाले फ्लोर पर था। मैं आज तक कभी भी अपने देवर के कमरे में नहीं गई थी, कभी जाने की नौबत भी नहीं आई थी। मेरे देवर हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे, पर एक दिन जब मेरे देवर घर पर नहीं थे, मेरे पति उन्हें अपने साथ ले गए थे, तो मैं चुपके से अपने देवर के कमरे में गई। पर जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि कमरे में हर तरफ मेरी फ़ोटो लगी हुई थी। जब मैंने उनकी अलमारी खोला तो उसके अंदर भी मेरी फ़ोटो लगी हुई थी। टेबल पर एक डायरी पड़ी हुई थी। मैंने वह डायरी खोली तो डायरी के हर पन्नों पर मेरी फ़ोटो लगी हुई थी और मेरी फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था, मैं प्यार करता हूँ। मैं उल्टे पैर उस कमरे से बाहर आई। आज मेरा शक यकीन में हो गया कि मेरे देवर मुझे पसंद करते हैं, पर अभी मेरा मकसद कुछ और है। इसीलिए मैंने अपने देवर से कुछ नहीं कहा। एक दिन मैंने अपने देवर और पति को देखा कि रात को मेरे लिए दूध कौन लाया है। मेरे पति खुद ही बना रहे थे। मैंने सोचा मैं उनके पास जाऊं कि तभी मैंने देखा कि उन्होंने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाला और दूध में मिला दिया। मैंने अपने कदम पीछे कर लिया और छुपकर देखने लगी। मेरी नज़र उस गिलास पर टिकी हुई थी। मेरे पति वह दूध मिलाकर मेरे पास ले आए और मुझे देते हुए बहुत प्यार से बोले, लो दूध पी लो, इससे तुम्हें ताकत मिलेगी। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं वह दूध पी लूं। फिर भी मैंने अपने पति को दिखाने के लिए अब मैंने वह दूध पिया और फिर उस दूध की कुछ बूंदें मैं अपने मुंह में ही छुपा लिया। जब मेरे पति गिलास रखने गए तो मैं फटाफट अपने मुंह का दूध एक छोटे से जार में रख दी। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई और बोली, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इस दूध में भी वह जहर है या नहीं? डॉक्टर ने मुझसे वह सैंपल ले लिया और अगले दिन आने को कहा। बहुत बेचैनी के साथ मैंने रात गुजारी। अगली सुबह होते ही मैं डॉक्टर के पास गई, पर डॉक्टर की बातें सुनकर मेरे सर पर तो आसमान टूट पड़ा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि डॉक्टर की बातों पर। डॉक्टर का कहना था कि उस दूध में भी वही जहर था जो मेरे पति ने दिया था और जो मेरे शरीर में था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, जो मुझ पर अपनी जान निछावर करते हैं, वह मुझे क्यों मारना चाहेंगे? मैंने वह दूध का रिपोर्ट लिया और अपने घर आ गई। मेरे पति सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। मैं उनके पास गई और वह रिपोर्ट उनके मुंह पर फेंक दिया और बोली, आखिर यह दिखावा क्यों? मेरे पति बोले, यह क्या है और किस दिखावे की बात कर रही हो? मैंने कहा, एक तरफ तो आप दिखाते हैं कि आप मुझसे
बहुत प्यार करते हैं और दूसरी तरफ मुझे जहर देकर मारना चाहते हैं। आखिर यह सब क्या चल रहा है? आप क्यों मुझे मारना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर मेरे पति हंसने लगे और बोले, मारूं ना तो और क्या करूं? अपने घर की इज्जत तो कभी खराब नहीं होने दूंगा। मैंने कहा, मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे जब पता चला कि तुम और मेरा भाई एक दूसरे से फंसी हुई हो तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम तो पराई थी, पर मेरा भाई, उसने भी तो सौतेलापन दिखा दिया। जिस भाई को मैंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, वह भाई अब मुझे भी धोखा दे रहा था, मेरी पत्नी से इश्क फरमा रहा था। इतना सुनते ही मैंने खींचकर एक थप्पड़ अपने पति को मारा और बोली, क्या तुमने अपने मन में ही ये पुलाव पका लिया? एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? मेरा पति बोला, पूछना क्या पूछता मैं तुमसे, जब मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। एक दिन तो मुझे सब कुछ साफ साफ दिख गया। जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो कि उसका कमरा तुम्हारी तस्वीरों से भरा पड़ा था। यहाँ तक कि टेबल पर पड़ी डायरी में भी तुम्हारी तस्वीर लगी थी और तस्वीर के नीचे साफ साफ लिखा हुआ था कि वह तुमसे प्यार करता है। मैंने कहा, मैं नहीं जानती थी कि आपका भाई के लिए मेरे मन में क्या था, पर मेरे मन में तो आपके लिए प्रेम और इज्जत थी। मैं तो आपको ही अपना पति मानती थी, पर आपने जो भी मेरे साथ किया उसके बाद तो मेरी नज़र में आपकी इज्जत तार तार हो गई है। मेरे पति ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई बात पर विश्वास नहीं और मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। मैं इस वक्त अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके आ गई। मेरा जी कर रहा था कि मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूं, पर पापा ने रोक लिया, ये कहकर कि बहुत ही एहसान है उनके हमारे ऊपर। मेरे पास जो भी जेवरात पड़े हुए थे उन सब को बेचकर मैंने अपना इलाज करवाया। करीब 3-4 महीने के इलाज में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। दोस्तों, शक की गुंजाइश पर कभी भी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। तो यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।